नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोलता हूं, तो मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोगों से ये बताता हूं कि प्लीज़ आप लोग अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण है, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये फिगर है दोस्तों, जनजातीय नृत्य, संताल, चित्रखर्रा, ये देख लिए। आगे देखते हैं, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। ठीक है, नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता रहा है। ठीक है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, मतलब उनका जीवन जीने के लिए दोस्तों खेती ही उनके लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, खेती के थ्रू ही वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालन करते थे या पशुपालक थे, पशुओं को पालते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। ठीक है, जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। ठीक है, आगे है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। दुर्गम मतलब दोस्तों जगह, मतलब वैसा जहाँ पर आम लोग व्यतीत अपना जीवन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही हार्ड, कठिन। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। ठीक है, अलहदा संस्कृति को क्या किया? बचाया। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहें। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। आगे दोस्तों यहाँ पे हमारा है जनजातीय लोग कौन थे, आइए उनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इस वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। आगे देखते हैं।
इस्तेमाल करने लगे हैं। आगे है दोस्तों, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहा। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, शुरू में क्या था, खोखर जनजाति थे जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में थे, और बाद में दोस्तों गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ठीक है, उनके जो मुखिया थे कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था, मनसबदार बनाया था। ठीक है, पॉइंट नोटेड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। ठीक है, अरघुन लोगों और लंगा लोगों का प्रभुत्व जो था अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। आगे दोस्तों, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और एवं शक्तिशाली जनजाति थी। ठीक है, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति कौन थी, उसका नाम है दोस्तों बलोच। ठीक है, ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडेरियों की जनजाति रहती थी। ठीक है, उनका क्या नाम था, पश्चिमी हिमालय में जो रहते थे गड्डी गडेरियो। ठीक है, उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति का पूरी तरह प्रभाव था। ठीक है, प्रभाव था। आगे, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। ठीक है, औरंगजेब के समय में मुग़ल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। ठीक है, अपने अंडर में कर लिया दोस्तों औरंगजेब के टाइम। आगे, इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। ठीक है, जो कि बिहार और आपके झारखंड में रह रहे थे, मुंडा और संथाल। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। मतलब बिहार और झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, इन चारों जगह पे मुंडा और संथाल जनजाति पाए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ऊपर एक फिगर था उसको देख लेते हैं। नीचे पढ़ने से पहले नीचे पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। चलिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और कई दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। आगे, भील जनजाति भी थी एक, जो पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। आगे देख लेते हैं। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। ठीक है, जो जनजाति थे वो क्या बन चुके थे, भील जनजाति खेतिहर और जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक है, गोंड लोग। आगे दोस्तों, खाना बदोश और घुमत्तू लोग कैसे रहते थे, इसको पढ़ने से पहले ऊपर जो हम लोगों का कुछ पॉइंट्स था उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दोस्तों एक फिगर था। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये प्रमुख भारतीय जनजाति के क्षेत्र है, जो भारत में दोस्तों जनजातियाँ थीं प्रमुख, उनके क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऊपर हमारा है, सबसे ऊपर में ये है आपका लंगा है, जंजुआ है, खोखर है, गख्खर है। इधर आपको देख लेंगे आप, इधर गुजरात साइड में दोस्तों तो कोली है, जाटवास है, भील है। ठीक है, अरघुन दोस्तों आपका इधर आपका राजस्थान के साइड में है। इधर आपका बीच में आ जाएंगे मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ के साइड में तो गोंडवाना हो गया आपका, गोंड हो गया, बैगस हो गया। चेर लोग इधर आपके हैं दोस्तों। बिहार साइड में आपका मुंडा हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। इधर ही आपका उड़ीसा में भी रहते थे वो लोग, पश्चिम बंगाल भी साइड है इधर ही। ठीक है, तो ये सब दोस्तों जो फिगर है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग इससे आप वर्तमान में जो आपका राज्य है उस हिसाब से आप लोग उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सी जनजाति किस किस राज्य में निवास करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक पॉइंट दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कुल क्या था दोस्तों, परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। ठीक है, यहाँ कुलो आया था ना, यही बात है दोस्तों। आगे ये चित्र 2 है दोस्तों हमारा। देखिए, रात में भी लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। देखना यहाँ पे तीर कमान लिए हुए हैं।
ये अपना हथियार लिए हुए हैं। एक औरत है दोस्तों जो अपनी पीठ पर लादी हुई है, क्या भाई, हिरन वगैरह लादी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है खाना बदोश और घुमत्तू लोग कैसे रहते थे। आइए देखते हैं खाना बदोश और घुमत्तू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। किस पर? दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने चलिए आगे देखते हैं। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। मतलब सामान उस पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वही है ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। ठीक है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। उनका कारवा क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हम अध्याय 3 में पढ़े थे, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। ठीक है, ढोते होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बंजारे। उससे पहले दोस्तों ऊपर हमारा फिगर है, उसको पढ़ लेते हैं। ये है दोस्तों फिगर, ध्यान से देखिए उर्दू में क्या लिखा है। ये आप जितने लोग उर्दू लोग जानते हैं वो लोग भाई स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम उर्दू पढ़े नहीं हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, ना उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। ये फिगर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। घुमत्तू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। ठीक है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। तो बंजारों का काम ही था दोस्तों कि जो उनके पास जितने भी जानवर थे उस पर क्या करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। ठीक है, वही उनका पेशा था। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा एक शब्द है खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिए। खाना बदोश घुमत्तू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्यक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। ठीक है, आगे अब हम लोग बंजारे पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। किसने? पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। ठीक है, महंगा है वहीं बेचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ वह महंगा है। आगे दोस्तों, आगे वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा के 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय और बैल पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है, अच्छा भी था दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कई पशुचारी जनजातियाँ। ये पॉइंट कहाँ से है? यहाँ से है दोस्तों। बैलों से अनाज ढोते होंगे, उसके बाद यहाँ से है। कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोषने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी।
ठीक है। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नोट करना पड़ेगा, ठीक है, रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमत्तू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जनजातियाँ थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ठीक है दोस्तों, यह है दोस्तों हमारा फिगर नंबर 4 है। ध्यान से देखिए इस फिगर को। कांस्य मगरमच्छ, कांस्य का बना हुआ मगरमच्छ कुट्टिया कोंड जनजाति उड़ीसा का है ये फिगर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुट्टिया कोंड जाति। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे अब आगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरत बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए दोस्तों, ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जाति पर विचार विमर्श। आइए देख लेते हैं जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये रथकारों, जिसका शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग, रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मंदिर द्वारा नहीं, मंदिर द्वार, मंदिर का मतलब जो गेट होता है, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लड़कियों से बने साज सामान तैयार करना। क्या हम भी पढ़ रहे हैं, क्षमा करिएगा दोस्तों, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना। ठीक है, लकड़ी का जो भी सामान बनता था बलि के लिए। आगे मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ठीक है, दरअसल दोस्तों नींद बहुत आ रही थी, इस वजह से थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, इसके लिए क्षमा करिएगा, उसको दिल से मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी रात हो गया है, फिर भी मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि कल अपलोड करना है आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। ये हुंड, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाया था। ठीक है, क्षमा करिएगा, ये थोड़ा सा त्रुटि हुआ, शासक वर्ग में शामिल हो पाया था। ठीक है, उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जनजातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गोंड महिला है दोस्तों, ये हमारी फिगर नंबर 5 में देख लीजिए गोंड महिला कैसे दृश्य में थी, उल्लिखित है। आगे नज़दीक से एक नज़र। गोंड, आइए गोंड के बारे में पढ़ लेते हैं, गोंड लोगों के बारे में। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे।
ठीक है। स्थानांतरीय मतलब होता है एक जगह पे कृषि नहीं करते थे, जगह चेंज करके करते थे। ठीक है, आइए इसका एक वर्ड देखते हैं। स्थानांतरीय कृषि का मतलब किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरकता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कंटका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। गढ़कंटका के गोंड राज्य में कितने हजार गांव थे? 70,000 गांव थे। ठीक है, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। ठीक है, जिन्हें 84 कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था। ठीक है, कहाँ होता था? 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बने थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चाहत हुई आगे है दोस्तों। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, गढ़कटंगा के गोंड जो राजा थे अमनदास ने क्या किया था? संग्राम शाह की क्या की थी? उपाधि को धारण किया था। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मानचित्र 2 में दोस्तों गोंडवाना का देख सकते हैं आप। ये गोंडवाना का क्षेत्र है, गोंडवाना है ये क्षेत्र। ठीक है, सूबा सीमा है, सरकार है। आगे देखते हैं। दलपत की मृत्यु क्रमशः करें। दलपत की मृत्यु दोस्तों बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। बहुत ही दोस्तों प्रभावशाली दुर्गावती थी। ठीक है, इतिहास में इनका नाम अमर है। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 ईस्वी में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। कौन? रानी दुर्गावती। ठीक है, उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। उसके तुरंत बाद उनका पुत्र भी लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, आगे। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और ध्यान से देखिएगा, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अहोम। ठीक है, आइए देखते हैं अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 ईस्वी में और कोच हाजो 1581 ईस्वी के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आग्नेय अस्त्र जैसे कि आप लोग बाहुबली में देखें ना दोस्तों, वो एक बड़ा सा वो मशीनरी रहता है और उसको
पीछे किया जाता है, उस पे गोला रखा जाता है और जलाकर फेंकते थे सब। याद करिए आप लोग, जितने लोगों ने बाहुबली मूवी देखा है उसमें देखते हैं ना, वो कितना तेज़ी से जाता था और कितना दूर तक जाता था और जलता हुआ जाता था दोस्तों, तो उसी को आग्नेय अस्त्र कहा जा रहा है। आगे आगे देखते हैं। 1660 ईस्वी तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कौन? अहोम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। ठीक है, ज़्यादा देर तक वो लोग टिक नहीं पाए, मुगल लोग। आगे देखते हैं दोस्तों। मानचित्र है, पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं, देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। इधर बांग्लादेश हो गया है आज के दिन समय में, नेपाल भूटान था ना, इधर देखिए गारो था, खासी था, जयंतिया था, डफलास था। ठीक है, नागा जनजाति भी थी, चुटिया था, मिरिस था। ठीक है, अहोम थी। ठीक, ये देख सकते हैं आप फिगर में। ठीक है, ये है एक दोस्तों, ये चित्र देखिए, हाथी का चित्र है, यहाँ हिरण है। ठीक है, आगे बढ़ें। हल वगैरह का भी है दोस्तों चित्र। चलिए आगे देखते हैं। अहोम पढ़ रहे थे ना, आगे भी है दोस्तों, अहोम में ही है, हमारा यहाँ समाप्त हुआ। आगे है, अहोम राज बेगार पर निर्भर था। अहोम राज किस पर निर्भर था दोस्तों? बेगार पर, याद रखिएगा। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ आगे हम लोग देखते हैं अब। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। ठीक है, जनजातियाँ करें, जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। आगे, शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को। ठीक है, आगे हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। उससे पहले ऊपर एक है हमारा फिगर नंबर 7, उसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, फिगर नंबर 7 है, कान के आभूषण हैं कबोई नागा जनजाति के। ठीक है, जो कि मणिपुर में थे। ये कान का आभूषण है, कान में पहना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। ठीक है, वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहें। इस आदान प्रदान ने दोनों तरफ के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहद और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। ठीक है, और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।